हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के टॉपिक में हम करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम, क्योंकि इमरजेंसी 1975 में लगी थी जो नेशनल इमरजेंसी थी। तो 2025 में इसको 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक तो करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा क्योंकि अब 2026 चल रहा है, स्टैटिक परस्पेक्टिव से भी पॉलिटी में नेशनल इमरजेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बारे में। 50 ईयर्स जो है 2025 में इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी, ये 25 जून 1975 को डिक्लेयर की गई थी। इस वाले टॉपिक में पूरा जो भी स्टैटिक है नेशनल इमरजेंसी का, इन एंड आउट, वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो 21 मार्च 1970 तक, 1977 तक आपकी ये इमरजेंसी जो थी वो रही थी इंडिया के अंदर। अगर मोटा मोटा हम टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में देखें, तो हमारे पास 3 टाइप्स की इमरजेंसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईलाइट की गई हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनमें इन इमरजेंसी के बारे में लिखा गया है। सबसे पहली नेशनल इमरजेंसी, जिसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये आर्टिकल 352 के अंडर आती है। देन है प्रेसिडेंट रूल, ये आर्टिकल 356 के अंडर आने वाली इमरजेंसी है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। देन है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 के अंडर आती है। और ये वाली इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इंडिया में अभी तक, आज तक कभी भी नहीं लगाई गई है। बाकी दो इमरजेंसीज जो है वो टाइम एंड अगेन लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी के अगर कॉजेज देखे जाएं तो किन किन कारणों से ये लगाई जा सकती है। सबसे पहले तो वॉर की वजह से लगाई जा सकती है। कहीं पे एक्सटर्नल अग्रेशन दिख रहा है, बाहरी अग्रेशन, तो लगाई जा सकती है। या फिर आर्म्ड रिबेलियन कहीं पे चल रहा है तो उस कारण भी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए एक रीजन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, विच मींस जो स्टेट्स हैं वो बात नहीं मान रही हैं सेंटर की, और इस वजह से लग रहा है कि क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन यानी कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सिचुएशन रेज होता है। अगर थोड़ा-सा हम बेसिक देखें इमरजेंसी के बारे में, और तो आपको ये समझ आएगा कि इमरजेंसी का जो इंडिया में ओरिजिन है, वो हमने एक्चुअल में बोरो किया है। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वहां से हमने इमरजेंसी के प्रोविजन को बोरो किया है। इसके अलावा एक और फीचर हमने बोरो किया है कि जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, उस टाइम पे इमरजेंसी के पीरियड के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। सस्पेंड करने का मतलब क्या हुआ? जब भी फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो इनको एनफोर्स करवाने के लिए पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि आप आर्टिकल 32 के अंडर कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, इवन इफ अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच भी हो रहे हो। इसी का मतलब है सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आपको इमरजेंसी के प्रोविजंस मिलते हैं? ये बेसिकली पार्ट 17 में मिलते हैं। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से 360 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो इमरजेंसी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर हो चुकी है? हमारे कंट्री में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। हमने देखा डिफरेंट कारणों से लगाई जाती है। एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, ये सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले 1962 में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, चाइनीज एग्रेशन हुआ था, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हमें देखने को मिला था यहाँ पे। देन 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही थी बांग्लादेश को आजाद करवाने वाली, उस टाइम पे हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी। फिर 1975 में हमारे यहाँ पे इंटरनल इमरजेंसी लगी। इंटरनल इमरजेंसी का लगाने का हमने रीजन क्या देखा कि आर्म्ड रिवोल्ट अगर चल रहा है तो इंटरनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आता है 1976 में, उसने यहाँ पे साफ बोला था कि इंटरनल इमरजेंसी इंटरनल रिवोल्ट के चलते नहीं लगाई जा सकती। यानी इंटरनली प्रोटेस्ट चल रहे हैं कंट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं है आप इंटरनल इमरजेंसी लगा दोगे। तो इससे चेंज करके क्या कर दिया कि अगर आर्म्ड रिवोल्ट हो रहा है, वेपन्स उठा लिए हैं लोगों ने, तभी आप इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट, आर्म्ड रिबेलियन। सिंपली इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो कि की गई थी 1975 में। इसके बाद से थोड़ा सा मतलब चेंजेस कर दिए गए 1976 के बाद से। नाउ लेट अस सी द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कि नेशनल इमरजेंसी लगती कैसे है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, यानी कि अप्लाई कर देते हैं।
इसके लिए जो यूनियन कैबिनेट है उसको एक रिटन एडवाइस देना होता है, वो रिटन एडवाइस मैंडेटरी होता है, विच मींस यूनियन कैबिनेट जब तक रिटन में लिख के नहीं देगा कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगवानी है, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा 1 महीने के अंदर-अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को वो इमरजेंसी जो है उसको अप्रूव करना पड़ता है और ये स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल देना होता है। अगर अप्रूव नहीं किया विद इन 1 मंथ तो समझ लो इमरजेंसी नहीं लग पाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इमरजेंसी 6 महीने के लिए वैलिड हो सकती है और हर 6 महीने बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो बार-बार दोनों हाउसेज का अप्रूवल लगेगा, यानी एक्सटेंडेबल होती है एवरी 6 मंथ्स। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने मर्जी सालों के लिए लगातार इसको लगा सकते हो, लेकिन हर 6 महीने बाद क्या चाहिए, एक्सटेंड करने के लिए दोबारा-दोबारा अप्रूवल चाहिए। एक्सटेंशन रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और पहले ये प्रोविजन नहीं था 6 महीने के बाद बार-बार अप्रूवल का, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के चलते ये प्रोविजन को थोड़ी सी मजबूती दी गई है। इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है। पार्लियामेंट को अगर इसको अप्रूव करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है इसको। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है और वोटिंग वाले हैं उनका भी साथ में इसमें मेजॉरिटी लगेगा। इसके अलावा इमरजेंसी डिसॉल्व कब होती है? अब ध्यान रखेंगे कि इमरजेंसी जो है तब भी लगातार चलती रहेगी जब तक राज्यसभा उसको अप्रूव कर रहा है अकेले-अकेले। हो सकता है लोकसभा छुट्टी पे हो सकता है लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हो, तब तक राज्यसभा चल रहा है ना? राज्यसभा लगातार परमानेंट हाउस होता है। तो इमरजेंसी जो है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा वाले जो है, नया इलेक्टेड जो लोकसभा है, वो उसको 30 दिन के अंदर-अंदर डिसॉल्व नहीं कर देता। अगर नया वाला लोकसभा का सेशन बैठता है और विद इन 30 डेज वो डिस अप्रूव कर देते हैं इमरजेंसी को, तो इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये है वो चलती रहेगी अगर लोकसभा अभी नई वाली नहीं आई है और राज्यसभा ने मीन टाइम उसको अप्रूव कर दिया है। इमरजेंसी को रिवोक कब किया जा सकता है, हटाया कब जा सकता है? एक तो प्रेसिडेंट कभी भी चाहे अपने मन से इसको हटा सकते हैं, पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, या फिर लोकसभा अगर चाहे तो प्रेसिडेंट को ये बोल सकता है कि आप इमरजेंसी को रोक दीजिए। इसके लिए लोकसभा को सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही पास करना होता है उस वाले प्रोविजन को, यानी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू रूल निकाल के लोकसभा जो है वो इमरजेंसी को स्टॉप कर सकता है इन बिटवीन। अब आपको ये चीज समझ लगी कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है जब आप इमरजेंसी को अप्रूव कर रहे हो पार्लियामेंट में, लेकिन जब उसको रिवोक करना है तो सिंपली लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पे राज्यसभा की भी जरूरत नहीं है। नाउ द पॉइंट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या-क्या चेंजेस लाए हैं इमरजेंसी में, ठीक है? यानी कि मैंने आपको बताया 1975 में हमारे यहाँ इंटरनल रिबेल के चलते, इंटरनल एग्रेशन के चलते इमरजेंसी आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको गलत बोल दिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट नहीं था, 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, जिसने एक चेंज किया और सिंपली ये बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर कंट्री में चल रही है, सिंपली वो एक ग्राउंड नहीं हो सकता है टू इन्वोक द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया कि एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल लेवल पे अगर आर्म्ड रिवोल्ट चल रहा है ना, हथियार उठा लिए लोगों ने, तब आप बोल सकते हो कि आप नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर रहे हो। इसके अलावा कौन-कौन से चेंजेस थे 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? सबसे पहले तो रिटन एडवाइस चाहिए यूनियन कैबिनेट की, यानी यूनियन कैबिनेट लिख के देंगे तभी प्रेसिडेंट के इमरजेंसी लगाएंगे, वरना नहीं लगा सकते। और पार्लियामेंट को विद इन 1 मंथ अप्रूवल देना होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी कंपल्सरी है। फिर एक आर्टिकल 358, 359 ये अप्लाई हो जाते हैं जब आपकी इमरजेंसी लगती है। अब ये आर्टिकल 358 क्या है? आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी, उसके तुरंत लगते ही आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड हो जाएगा माने आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32, ये नहीं बोल सकते जाके मेरा आर्टिकल 19 एक्सप्लॉइट हो रहा है। वो एक्सप्लॉइट होगा ही होगा क्योंकि उसका सस्पेंशन हो गया है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब वॉर की वजह से इमरजेंसी लगी है या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगी है। अगर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आर्टिकल 359 359 ये बोलता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हैं वो हमेशा इन्फोर्सेबल रहेंगे, यानी इनको आप कभी सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ये वाले आर्टिकल हमेशा अप्लाई होंगे। आप इन आर्टिकल्स के चलते
सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो सीधा-सीधा आर्टिकल 32 के अंडर अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, वो बेसिक राइट की प्रोटेक्शन के लिए वो राइट जो आपके आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 हमेशा इन्फोर्सेबल रहते हैं इवन इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपका कि सबसे पहले तो इम्पैक्ट ध्यान रखने हैं कि नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या होते हैं। सेंटर स्टेट के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर चली जाती है। सेंटर चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन जारी कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम। पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट इसके ऊपर कानून नहीं बना सकता, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के पास भी पावर चली जाती है। यूजुअली तो ये होता है ना कि स्टेट लिस्ट पे केवल स्टेट कानून बनाती है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है वो भी कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर। आर्टिकल 250 जो है वो एप्लीकेबल बन जाता है, विच मींस पार्लियामेंट के पास थोड़ी जो है वो ज्यादा पावर चली जाती है। प्रेसिडेंट जो है वो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है सेंटर को ज्यादा मतलब एक तरीके से पैसा दिया जाए यूनियन को एज कंपेयर टू द स्टेट। लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लोकसभा और स्टेट की जो असेंबली है उनका टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 5 साल का होता है यूजुअली, इससे बढ़ाया जा सकता है। 1 साल के लिए एक टाइम पे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, खत्म होने के दौरान केवल 6 महीने का टाइम होता है जब तक वो जो टेन्योर एक्सटेंड किया था वो एप्लीकेबल रहता है। बियॉन्ड 6 मंथ फिर वो एक्सटेंड नहीं हो सकता जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। फिर इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स पे हमने इम्पैक्ट देखा, आर्टिकल 359 इसमें प्रेसिडेंट जो है वो फंडामेंटल राइट की जो इन्फोर्समेंट होती है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट आपके इन्फोर्स नहीं होंगे, मतलब आर्टिकल 32 आप यूज नहीं कर पाओगे फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये हमने देखा, यहाँ पे भी देखा था ना हमने, ये देखो आर्टिकल 359। लेकिन एक्सेप्शन क्या था यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 20 और 21 वो हमेशा ही आपके इन्फोर्स हो सकते हैं, वो सस्पेंड नहीं होते हैं, बस ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 358 और 359 के बीच में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 358 बात करता है कि केवल केवल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 इफेक्ट होगा और ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आती है, लेकिन इसका सस्पेंशन केवल वॉर वाली इमरजेंसी पे और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी पे लगेगा। आर्टिकल 19 के जो राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिर से रिवाइव हो जाते हैं जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाती है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन आर्टिकल 359 में साफ लिखा है कि एक सिंगल आर्टिकल नहीं बल्कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट अफेक्ट होते हैं, पर इसके लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होता है। प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बोल देते हैं कि सारे के सारे जितने हमने लिस्ट में दिए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अब इन्फोर्सेबल नहीं होंगे क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही है। ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। और जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डर रिवोक हो जाता है वो ऑर्डर अपना वापस ले लेते हैं, दोबारा से राइट्स इन्फोर्सेबल हो जाते हैं, यानी फिर से आप कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 20 और 21 हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कुछ और भी चेंजेस किए गए थे इसी इमरजेंसी के दौरान। सबसे पहले अच्छा देखो, एक तो इमरजेंसी वाले चेंजेस हमने देखे। 44th अमेंडमेंट एक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट था, इसने कुछ और भी इमरजेंसी के प्रोविजंस के अलावा भी कुछ चेंजेस किए। जैसे सबसे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको पहले वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 300 ए में सिंपली एक राइट लिख दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 257 ए को रिमूव कर दिया गया। इस आर्टिकल के तहत पहले जो सेंटर होता था वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट्स में डिप्लॉय कर सकता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन बाद में नहीं कर सकता था क्योंकि रिमूव कर दिया गया आर्टिकल। इसके अलावा लोकसभा के टेन्योर की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बोला था कि लोकसभा का जो टेन्योर है अब से 5 की जगह 6 साल होगा, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने दोबारा से बोल दिया कि 5 ही साल का टेन्योर होगा। जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। ये बोला गया कि इलेक्शन का अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अगर कोई भी डिस्प्यूट है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। मतलब जुडिशरी इस पे क्वेश्चन रेज कर सकती है, जुडिशरी इस पे सवाल कर सकती है कि बताओ क्या डिस्प्यूट है, क्योंकि इसको पहले बाहर निकाल दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है टाइमलाइन की। 1975 में नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर हुई थी 25 जून को। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसने डीपीएसपी को मजबूती दी, लोकसभा के टेन्योर को 6 साल कर दिया। 1977 में शाह कमीशन सेटअप किया गया। ये कमीशन इसीलिए सेटअप किया गया था, ये देखने के लिए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो क्या-क्या जुल्म हुए थे, क्या-क्या प्रोविजंस जो थे उसने जनता को नुकसान पहुंचाया। फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978।
इस एक्ट में साफ बोला गया है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए रिटर्न कैबिनेट एडवाइस चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, आर्टिकल 20-21 हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, लोकसभा 5 साल के लिए ही रहेगी, जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर कर दिया गया। अब आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन-सा ऐसा अमेंडमेंट है, 42nd है या 44th है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो कौन-सा अमेंडमेंट है? सो यहाँ पे अगेन कुछ ऐसे प्रीलिम्स के फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं और यूपीएससी के कुछ ट्रैप्स भी यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले तो फैक्ट यही है कि इमरजेंसी के प्रोविजन को हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिया है, पार्ट 17 में ये आता है। 352 से 360 तक इमरजेंसी का पूरा आर्टिकल्स हैं। 3 नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ डिक्लेयर हो चुकी हैं। इसके अलावा ये सारे आर्टिकल्स हैं जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से या इमरजेंसी से डील करते हैं, जिनको हमने डिटेल में देखा। यूपीएससी का एक ट्रैप आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी अगर ये बोलेगा कि आर्टिकल 19 जो है वो हर एक इमरजेंसी में, एवरी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 19 इज नॉट सस्पेंडेड इन एवरी इमरजेंसी, तो ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे ही आर्टिकल 19 जो है वो आपका वो हो सकता है, हट सकता है, ठीक है? हट जाता है टोटली, सस्पेंशन की बात छोड़ो, हट जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 भी हर सिचुएशन में, हर इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता है, क्योंकि देखा केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में ही सस्पेंड होगा। इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिक्लेयर की जा सकती है, लेकिन इसके लिए यूनियन कैबिनेट की रिटन एडवाइस चाहिए होती है। तो ये एक मेमोरी मैप है जिससे आपको दोबारा से चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जर्मनी से हमने बोरो किया, पार्ट 17 बोरो किया, ये इमरजेंसी के पूरे आर्टिकल हैं 352 से 360। 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। 6 महीने के टाइम के लिए लगाई जा सकती है, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करना पड़ता है। और ये वाले आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 250, आर्टिकल 358, 359, ये इम्पैक्ट होते हैं। और पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो भी आ जाती है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून भी बना सकता है। आर्टिकल 358 क्या बोलता है? 44th अमेंडमेंट इस आर्टिकल के अंडर हुआ और इसी में चेंज कर दिया गया कि अब से आर्टिकल 300 ए जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो दिस वाज द कंप्लीट आर्टिकल जहां पे हमने पूरे तरीके से पढ़ा हमारे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसको 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।